Welcome to the discussion of FT2 organic chemistry part. Let's start with question number 46. इसमें हमें बोला है write the stability order of following intermediates. तो हमारे पास कुछ फ्री रेडिकल्स हैं. अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, यहाँ पे अल्फा H2 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलाइज्ड, और यहाँ पे क्योंकि sp2 कार्बन बहुत है तो सिर्फ और सिर्फ -I का डीस्टेबिलाइजेशन. तो बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 होगा. तो द करेक्ट आंसर इज ए. आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 पे आते हैं. तो हमारे पास है स्टेटमेंट 1 जिसमें बोला गया है कि ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन आर होमोलोग्स, विच इज ट्रू. अगर आप इस दो कंपाउंड को देखोगे इनमें सिर्फ CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है एंड दे कम फ्रॉम द सेम फैमिली, सो ऑब्वियसली दे आर होमोलोग्स. और अगर तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है. अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन व्हाइल 2-मिथाइल ब्यूटेन इज अ ब्रांच चेन एल्केन. तो यस, यहाँ पे तो ब्रांचिंग है, आप लोग देख सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 48 पे आते हैं. द कीटो फॉर्म ऑफ फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है. अब इसका कीटो फॉर्म आप लोगों को पता है ये इनॉल फॉर्म होता है. तो इसका कीटो फॉर्म देखेंगे तो पाई इधर हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो कुछ ऐसा बनेगा. मतलब अल्टीमेटली ये इधर मूव करके हाइड्रोजन इधर, या मैं डायरेक्टली भी बना सकता था, आप लोगों को पता ही है. यही हमारा कीटो फॉर्म होता है फिनॉल का. तो इसमें हमें बोला है कि कंटेन्स कितना पाई बॉन्ड और कितना सिग्मा बॉन्ड. तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं. अगर सिग्मा देखें तो रिंग में 6, बाकी हाइड्रोजन 3 3 6 और एक ये वाला, तो हमारे पास 13 सिग्मा है. पाई बॉन्ड देखें तो 1 2 3, पाई बॉन्ड हमारे पास 3 है, 13 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, ठीक है. तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, इज द करेक्ट आंसर. 49 पे आते हैं. व्हाट आर ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो रिएक्टेंट तो हमारे पास ये है, रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, दैट मीन्स वाटर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और H+ ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. तो हमें पता है कि यहाँ पे H+ के रिएक्शन से पहला तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन. तो हाइड्राइड शिफ्ट, फिर वाटर इज न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो फाइनल प्रोडक्ट ये है. ये हमारा ए बन गया, सही है. अब एक बार क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शंस दिया है बेस्ड ऑन IUPAC नेम्स दिया है, तो हम लोग इनका IUPAC नेम लिखते हुए चलेंगे. ये जो हमारा कंपाउंड है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इस साइड से ही होगा. इट इज़ नथिंग बट 1-फिनाइल प्रोपानॉल या प्रोपेन 1ऑल, एक ही बात है. अब आते हैं नेक्स्ट. तो आप लोगों को पता है सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है. इसका रिएजेंट होता है B2H6 या फिर BH3THF फॉलोड बाय H2O2OH-, ठीक है. दिस इज द रिएजेंट. तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को पता है एंटी मार्कोनिकॉफ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है. इसका IUPAC नेम देखें तो 3-फिनाइल प्रोपानॉल, ये हमारा प्रोडक्ट है. दिस इज B. नेक्स्ट फिर से एल्कीन, इसका रिएक्शन OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन. तो इसमें मार्कोनिकॉफ से भी बहुत लोग समझाते हैं. तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये रहेगा सही नंबरिंग. तो 1-फिनाइल प्रोपेन 2ऑल, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं. तो अब थोड़ा IUPAC नेम के साथ ऑप्शन मिला लेते हैं. तो आप देखेंगे ए हमारा 1-फिनाइल प्रोपानॉल, उसके बाद B हमारा 3-फिनाइल प्रोपेन प्रोपानॉल, और C हमारा 1-फिनाइल प्रोपेन 2ऑल, ठीक है. तो D दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर है. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे. हमें बोला एल्कीन ऑन ओजोन लाइसिस गिव्स मिथानल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट्स स्ट्रक्चर इज, ठीक है. तो जैसे अगर हम लोग देखें, मेरे हिसाब से आपको अल्टीमेटली समझना क्या था इस क्वेश्चन में. देखो वैसे तो आप प्रोडक्ट हिट एंड ट्रायल सबको ओजोनोलाइसिस करवा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मिथानल बोलते ही आपको समझ जाना है कि अगर टर्मिनल एल्कीन है तो हमारा आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली ऑक्सीजन ही देना होता है. तो अब देखो मिथानल बन गया. तो मुझे बताओ टर्मिनल एल्कीन मतलब एंड पोजीशन पे एल्कीन, वो कितने सिचुएशंस में है. तो आप देख सकते हो ना A ना B ना C, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज D, जहाँ पे आपको पता है कि अगर हम लोग देखें एंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से अगर तोड़ोगे
तो आपको एक प्रोडक्ट तो मिथानल मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो डी है। अब आते हैं 51 पे। 51 में हमें बोला ये जो इंटरमीडिएट हमें दिया है कार्बोकेटायन undergoes rearrangement, which atom group will migrate to produce more stable carbocation। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन है HH और यहाँ पे OCH3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो हम किसको माइग्रेट करें ताकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। जैसे इस कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज ओनली ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन नाउ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया है, अगर मैं इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे ला दूँ तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें +M लगा सकता है। ठीक है, तो या फिर जिसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, तो उससे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग माइग्रेट किसको करेंगे बेसिकली, ये थर्ड वाला हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर इसे आप माइग्रेट करते हो तो आप खुद देख सकते हो, तो यहाँ पे ये +M लगा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कार्बोकेटायन की। सही बात है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 को माइग्रेट करना है हमें, दैट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 52 पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमारे पास रिएक्टेंट ये है और हमें बनाना ये है। तो सवाल ये है कि हम लोग इसे कन्वर्ट करें कैसे। ठीक है, तो आप देखिए आपको सीक्वेंस क्या मेंटेन करना था एक्चुअली इसमें। सबसे पहले क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे CH3 ऐड हुआ और अल्कोहल बना है, तो पक्का ग्रिग्नार्ड का एडिशन हुआ होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय H+, तो O-H+ ले लेगा। ये पहले हमने D यूज कर लिया। इसके बाद आप क्या कीजिए कि आप देख रहे हैं कि हमें कीटोन भी चाहिए, तो थोड़ा आप इसमें क्या करना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दो, एल्कीन बना लो, जिससे वाटर OH हटेगा, कार्बोकेटायन, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपका रिजल्ट है, तो दिस इज आवर B। अब आप रिएक्शन कर दो बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट आप लोगों को पता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं। ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है ये। 2 OH आपको ऐड करना है, वो भी सेम साइड से। यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। वैसे अगर कोई मुझसे पूछता है यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब तो ये हमारा बेयर्स रिएजेंट A हो गया, और फाइनली एज द रिजल्ट सजेस्ट मुझे इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो फाइनली PDC यूज करूंगा मैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री नो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे PDC देने के बाद CH3OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें C, तो सही सीक्वेंस है DBAC। DBAC, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 53 पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ईथर। इसका रिएक्शन हमने किया है HI हीटिंग। तो ये आप लोगों को पता है जब तक ईथर में कोई टर्शरी ग्रुप ना आ जाए, मतलब कोई टर्शरी अल्काइल ना आ जाए, तब तक पाथ SN2 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे SN2 पाथ लगेगा और हमारे पास मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा और साथ में ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर मिथाइल आयोडाइड ऑप्शन C में आ रहा है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। 54 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड, ये हमें बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट में तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड स्पेसिफिकली, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये तो फिनॉल मिल रहा है हमें, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक्चुअली MgBr और हाइड्रोनियम आयन H+H2। तो एसिड बेस जेरिवेटिनॉफ रिएक्शन R- क्या करेगा, एसिडिक H को ट्रैप करके बेंजीन बना लेगा। तो हमें चाहिए था कि फिनॉल ना बने, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। बाकी सब में बिल्कुल C ऑप्शन आप लोगों को पता है कि डाउस प्रोसेस है, फिनॉल बन जाता है। और D वाला भी आप लोगों को पता है कि डाइजोनियम सॉल्ट में मतलब N2 को हटा के हम लोग न्यूक्लियोफाइल OH को ऐड कर देंगे, तो इससे भी फिनॉल बन सकता है। तो सही आंसर तो B ही होगा, फिनॉल नहीं मिल रहा है हमें। 55 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। तो देखिए पहले 2 ऑप्शन जो हैं
ये तो आपको पता है पॉसिबल नहीं, पहले वाला तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा कि बेंजीन डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है कि NH2H+ के साथ एसिड बेस लगा दे, एनिलीनियम आयन NH3+, ठीक है, बेंजीन के साथ NH3+, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कोई क्लोरोबेंजीन नहीं मिल रहा, लेकिन सी ऑप्शन से बिल्कुल मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन का जब हम लोग रिएक्शन करेंगे Cl2 प्लस FeCl3, FeCl3 इज अ लुईस एसिड, Cl को ट्रैप करेगा तो इससे इलेक्ट्रोफाइल Cl+, तो बेंजीन के साथ क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो रिएजेंट्स दिए हैं ये एनिलीन के साथ NaNO2HCl डाइजोनियम बनाता है एनिलीन के साथ, यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 पे आते हैं, टोल्यूइन। KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, अगर बेंजाइलिक कार्बन में एक भी हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड बना देता है। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन तो CO2 निकलना तो बेंजीन बन जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट बी। तो मैं पूछा है कि प्रोडक्ट बी इन द अबव रिएक्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमें बोला है कि 57 में एन एल्कीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आफ्टर ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 एडक्ट्स, one of these gave positive iodoform reaction but negative tolerance test, the other product gave a positive tolerance test but negative iodoform test, vice versa the alkene is। तो ऑप्शन चेक करना होगा हमें। अगर पहला ऑप्शन हम लोग देखें ओजोनोलिसिस करें तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलता है CH3 COCH3 प्लस COH CH2 CH2 CH3, तो आप लोग देख रहे हो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं या फिर जिसको एडक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म तो देगा क्योंकि मिथाइल कीटो ग्रुप है, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। और यहाँ पे ये आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता है क्योंकि मिथाइल कीटो नहीं है, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल देगा क्योंकि एल्डिहाइड है। तो हमारे स्टेटमेंट को बिल्कुल जस्टिफाई किया जा रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑब्वियसली BCD आप चेक करते तो आपको आंसर नहीं मिलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, हमारे पास ये एल्डिहाइड है, एंड वी हैव कंसंट्रेटेड एल्कली, कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। अब आपको पता है जो लेस क्राउडेड है वो ये वाला है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, इसका सॉल्ट बनाना है, यही होता है कैनिजारो में, दिस इज क्रॉस कैनिजारो। और दूसरे वाले को रिड्यूस करो तो एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल, ये हमारा करेक्ट आंसर है, विच यू कैन सी इन ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59 पे आते हैं। एसिटिक एसिड है अपने पास LiLH4, तो इसे रिड्यूस करेंगे तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिटल्डिहाइड। उसके बाद डाइल्यूट NaOH, तो आपको पता है जिसके पास अल्फा H है इससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये प्रोडक्ट बन जाए। तो क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। ए हमारा सही आंसर है। 60 पे आते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A अपॉन रिएक्टिंग विथ एमोनिया गिव्स B ऑन हीटिंग गिव्स C in the presence of Br2 and KOH gives ethanamine, ठीक है। तो हमें बोला है कि कंपाउंड A क्या है, तो हम जानते हैं बहुत फेमस रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो अगर हम लोग देखें हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में डिग्रेडेशन वर्ड ही है, तो दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बोनिल ऐड करेंगे जिससे रिएक्टेंट का आपको पता चल जाए। तो आपको पता है यही हमारा रिएक्टेंट होगा, इसी से कार्बोनिल हटाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब हीटिंग, अब थोड़ा बैक ट्रैक मारना होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, हीटिंग करने के बाद ये बन रहा है, मतलब वाटर एलिमिनेट होने के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब पक्का इस बी में वाटर एडेड रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये सॉल्ट वाटर ऐड करोगे तो कुछ ऐसा सॉल्ट O-NH4+। आपको पता है ये कब बन सकता है, अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एमोनिया से करो तो एसिड बेस से ये सॉल्ट बनता है और इससे वाटर निकालने के बाद ये अमाइड बन जाता है। तो हमारा अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड ये होना चाहिए था, विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 61 हमारे पास है पैरानाइट्रो एनिलीन। इसका रिएक्शन अगर Br2H2O से करेंगे, ब्रोमीन वाटर,
तो आप लोगों को पता है ट्राईब्रोमो पीपीटी तो बनता है, लेकिन यहाँ पे यार पैरा पहले से ब्लॉक्ड है, तो उसकी जगह बाकी 2 जगह ब्रोमीन लगा दो। नेक्स्ट डाईएज़ोटाइजेशन, तो यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट CuBr, तो आप लोगों को पता है ये और कुछ नहीं सेंडमेयर रिएक्शन है, तो N2 हटा दो, ब्रोमीन लगा दो। और यहाँ पे SnHCl, तो नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा NH2 में। और फाइनली ब्रोमीन वाटर, तो फाइनली जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो NH2 के रिस्पेक्ट में अब पैरा ब्लॉक्ड फिर से ऑर्थो पे लग जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा NH2, यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन और पहले से 3 जगह में ब्रोमीन था। दिस इज द करेक्ट मतलब करेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, यही हमारा Y है। हम लोग देख लेते हैं किसके साथ मैच हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन C, जहाँ पे वी हैव 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। येस इट इज़ 2 3 4 5 6 पेंटाब्रोमो बेंजीनामीन, ठीक है, ये करेक्ट है। ब्रोमीन भी 5 है, बिल्कुल सही, C हमारा करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल पार्ट हम लोग, है ना। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, बोलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट्स आयन इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है लैंथेनम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सेरियम +4, तीसरा ऑप्शन है लुटेटियम +3, चौथा ऑप्शन है गैडोलोनियम +3, है ना। पहले तो आप देखिए ABC वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ABC में क्या बोला जा रहा है, A में बोला जा रहा है लैंथेनम। लैंथेनम क्या होता है बेटा, लैंथेनम का जो अगर आप न्यूट्रल में अगर देखेंगे, पहले मैं न्यूट्रल का एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूँ, इसका 57 हो जाएगा, ठीक है। और B ऑप्शन जो है सेरियम, ठीक है, सेरियम जो है वो 58 है। और C ऑप्शन है, ठीक है, C ऑप्शन में लुटेटियम है, लुटेटियम 71 है बेटा, ठीक है। और उसके बाद ये D ऑप्शन है, D ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, गैडोलोनियम, गैडोलोनियम होता है 64, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा जेनॉन, ठीक है। और आपका हो जाएगा 4D, जेनॉन के बाद 5D, जेनॉन 5D 1, ठीक है, 6s 5D 1 6s 2, ठीक है। तो अगर हम लोग लैंथेनम पर +3 रखते हैं तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, तो ये गायब हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सेरियम का हो जाएगा बेटा जेनॉन, ठीक है, 5D 1 इसमें भी आता है, 6s 2 भी आता है और 4f 1 भी आता है। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, है ना। वैसे 4f पहले आएगा, मतलब ये इसको आप मान के चलो कि आप यहाँ रहेगा, ठीक है, 4f 1 5D 1 6s 2, ठीक है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कुल मिला जुला करके कितना हो जाएगा, ये 4 निकलेगा। तो सेरियम +4 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। लुटेटियम में जेनॉन, ठीक है, इसमें भी ये आपका ये भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, पहले 4f 14, है ना, 5D 1 6s 2। तो अगर लुटेटियम पे अगर हम लोग क्या रखेंगे, कौन सा चार्ज रखेंगे, लुटेटियम पे +3 रखेंगे ना, +3 रखेंगे बेटा, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, 4f पूरा भरा हुआ है, तो n की वैल्यू 0। गैडोलियम होता है 64, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये तीनों एक्सेप्शन है, ये तो खैर D ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आपका 64, तो जेनॉन, ठीक है। इसके बाद इसका तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये हो जाएगा आपका बेटा 4f 7, ठीक है। उसके बाद आएगा 5D 1, उसके बाद 6s 2। तो अगर इस पर हम लोग +3 चार्ज रखते हैं बेटा, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, तो 4f 7 में आपका, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गैडोलोनियम +3, यानी कि ऑप्शन D हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोला जा रहा है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, ये दिया हुआ है Na PT Br Cl NO2, ठीक है, अमोनिया। अब लिखने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन हमको IUPAC नोमेनक्लेचर जो लिगेंड का नेमिंग है वो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ तो प्लेटिनेट लगेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे +1 होगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अब मैक्सिमम टाइम अगर निकालोगे तो इस केस में यहाँ पे -1 -1 -1,
इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एक्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, +1 + x -1 -1 -2 है ना, -2 क्या -3 हो जाएगा आपका, है ना। नाइट्रिटो n का भी अगर हम लोग ले लेंगे +0 = 0, तो यहाँ पर x = कितना आ जाएगा +2, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो ये ब्रोमाइडो, ये क्लोराइडो, ये अमाइन, है ना। अमाइन मतलब अमाइन, अमोनिया वाला अमाइन होता है, अमाइन, फिर ब्रोमाइडो। अब मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, उसमें ऑप्शन में आपको स्मॉल में सब कनेक्टेड में है ना, क्लोराइडो, उसके बाद ठीक है नाइट्रिटो, ठीक है, और ये लिंकेज को दर्शा रहा है तो नाइट्रिटो N लिख रहा है बेटा ना। अगर ये ONO रहता तो नाइट्रिटो O हो जाता। ठीक है, अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, 8 लगाएंगे लास्ट में, और इसका रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सोडियम, एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रिटो, N प्लेटिनेट सेकेंड, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। 64 क्या बोले जा रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O 5NO SO4। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, जिसमें हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, और इसका ब्राउन रिंग कलर का, है ना, ब्राउन कलर का रिंग बनता है एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड, है ना। FeSO4 में हम लोग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं और नाइट्रेट का हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात है कि NO जो होता है वो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पर निकालिएगा तो आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा +1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 आएगा तो अब हम लोग इसको कन्फिगरेशन से ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आयरन का Fe का, ठीक है, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, अगर Fe+1 करेंगे बेटा तो यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। ठीक है, 4s1 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 4s1 होगा और यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4d। 3d में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा बेटा, और फिर हमारा फाइनली जो होगा ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा हमारा sp3d2, है ना, क्योंकि वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ये पेयर हो जाएगा बेटा, हम डायरेक्टली बना दिए तो यहाँ पर पेयर हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा रूट में 3 × 3 + 2, ठीक है, Bm। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √15 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, √15 बोर मैग्नेट्रॉन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज ग्रेटर देन O2। पहले बॉन्ड ऑर्डर की बारे में बात किया जाए, है ना, तो हम लोगों को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो बेटा O2+, ठीक है, और O2, ठीक है, O2+ और O2 में अगर हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 15, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सीधा नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, 15 से लेकर के 20 तक, वैसे वैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें पहला बोला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ ग्रेटर देन O2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसमें इनकरेक्ट बोला है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में चेक करते हैं N2+ क्या है बेटा, N2+ में इलेक्ट्रॉन आपका 13 हो जाएगा, और N2- में इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपका हो जाएगा बेटा 2.5। ठीक है, क्योंकि N2+ से N2 की तरफ जाते हैं तो 0.5 बढ़ता है, और फिर यहाँ से N2 से N2- की तरफ जाएंगे तो 0.5 घटता है, यहाँ से 0.55 हमने घटाया है। ठीक है,
15 से लेकर के 20 तक। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे स्टेबिलिटी में, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझना, आप इतना समझना कि पॉजिटिव का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन N2। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें क्या आएगा ज़्यादा आएगा। ठीक है, N2 माइनस में अगर आप और फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। सी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज इक्वल टू N2 प्लस O2 प्लस। ठीक है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, O2 प्लस का भी हमने निकाला था 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन का 2.5 होगा। और N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों सेम है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों सेम है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा, है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या है F2 इज़ मोर स्टेबल देन N2, वैसे ही गलत हो गया बेटा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1, और नाइट्रोजन में हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो यानी कि N2 इज़ ग्रेटर देन F2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी में डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों करेक्ट हो गए और ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ 3 हैलोजन X, Y एंड Z आर रेस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है -349, ठीक है, -333 और -325। ठीक है, ये इन सारे का यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, अब इसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो पहले आप हमको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग साइज जाते हैं बेटा, तो साइज का ऑर्डर करेंगे तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, ये डेल्टा Hg, ठीक है, अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन एक्सपेक्टेड जो होगा ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ये एक्सपेक्टेड होगा बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डेल्टा Hg एक्चुअल में जाएंगे, ठीक है, एक्चुअल में जाएंगे तो जो थर्ड पीरियड का होता है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होता है। तो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा और फ्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा, फिर उसके बाद आयोडीन भी आएगा, हमको दिया नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस में ClF फिर Br आएगा, ClF Br। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल नॉट रिएक्ट्स विथ NaOH। NaOH क्या है बेटा, NaOH एक स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है। बेस को क्या चाहिए, एसिड चाहिए, एसिड से वो स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, है ना, एसिड से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है। तो SO3 आपने पढ़ा होगा, SO3 जो है वो हमारा NaOH के साथ आसानी से रिएक्शन करके Na, है ना, HSO3 बना सकता है ना, NaHSO3 बना सकता है, या सॉरी NaHSO4 बना सकता है ना, NaHSO4 बना सकता है। ठीक है, मतलब ये आसानी से रिएक्शन कर सकता है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में अगर हम लोग जाएंगे B2O3, तो B2O3 एक हमारा क्या है, एम्फोटेरिक, अरे ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी हमारा रिएक्शन करेगा तो NaBO2 बन जाएगा। ठीक है, NaBO2 बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन कह रहा है Tl2O। ठीक है, Tl2O हमारा एक हमारा बेसिक ऑक्साइड है, ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, है ना, ZnO। ठीक है, ये हमारा एम्फोटेरिक है और एम्फोटेरिक हमेशा एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, तो ये Na2ZnO2। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर ये रिएक्शन तो सिलेबस में है नहीं, फिर ये क्वेश्चन आपने क्यों दिया है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका रिएक्शन का नहीं है, ये एकदम बेसिक
है कि बस आपको एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक, मतलब ये अगर आप नहीं भी लिखोगे, बस आप इतना जानते रहो ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये एम्फोटेरिक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन किससे रिएक्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ऑर्डर ऑफ साइज इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, Fe, कोबाल्ट और निकल, ये क्या है, तीनों ऑलमोस्ट कह रहा है सही है, मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो ये सही है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है सल्फाइड आयन, फिर ग्रेटर देन क्लोराइड आयन ग्रेटर देन K+, तो ये भी सही है बेटा, है ना। एटॉमिक नंबर अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या करेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका साइज घटता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सिंपल सा ट्रिक है, साइज इज आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा। कुछ बच्चे Z/E का रेशियो देखते हैं या E/Z का रेशियो देखते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा एटॉमिक नंबर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। डी ब्लॉक का आपका जो है ना, डी ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है, डी ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है कि लैंथेनम के बाद से हमारा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता ही है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट होगा और इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी इसमें बोला क्या हुआ है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बेटा ये गलत ट्रेंड है, सही ट्रेंड क्या होना चाहिए, बोरॉन, है ना, गैलियम फिर एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके बीच में डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड गिव्स पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब ये थोड़ा सा बेटा रिएक्शन का पार्ट है, बट ये एकदम नॉर्मल रिएक्शन है आपका। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, डाइल्यूट H2SO4 का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसका जो आपका लास्ट में बनता है ना, हाई चार्ज डेंसिटी पे, जब हाई चार्ज डेंसिटी सप्लाई करते हैं तो हम लोग H2H2O8 बनता है, उसमें एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन है H2H2O8 प्लस H2O, है ना, ये हमारा एक तो बनता है, एक मोल आपका H2SO4 बनता है और दूसरा मोल बनता है H2SO5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हमारा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यही बस रिएक्शन है बेटा। तो पूछ रहा है कि कौन से किसके हाइड्रोलाइसिस पे H2SO5 बनता है, ऑब्वियसली हमारा H2H2O8 के बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या बोले जा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीजेज एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, है ना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें बेटा क्या होता है बेसिकली कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है तो Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, है ना। तो बस इसमें X लगा दीजिए, क्योंकि X जो होता है हेलोजन होता है, हेलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो यहाँ +2 के साथ SiX2 हो जाएगा सबसे कम स्टेबल, फिर GeX2 थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, फिर SnX2 उससे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा PbX2। यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या बोले जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कह रहा है कौन सा शो कर रहा है, तो यहाँ पे MA2 है ना, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो MA2B4 इस तरीके का। तो वैसे ही ये अगर आप देखोगे तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर कट करोगे तो इसमें आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो पहले वाले में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ए में तो ये तो हम लोग कट कर देंगे। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में M है ना, यहाँ पे MAB, यहाँ पे कैपिटल A फिर B फिर यहाँ पे A फिर B फिर यहाँ पे आपका EN है।
ठीक है। इसको अगर हम लोग इधर से अगर हम लोग देखेंगे, इसमें अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस तरीके से मिरर इमेज बनाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इसमें मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसका इसमें मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसका इसमें तो बन रहा है। ऐसे अगर हम लोग कट करें तो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको ऐसे कट करेंगे तो इसका इसमें नहीं मिलेगा, ये इसका इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंस है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। बाकी इसका जो इसका ट्रांसफॉर्म में नहीं शो करता, ये भी हमारा ट्रांसफॉर्म है तो ये भी नहीं शो कर सकता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल जा रहा है, when a mixture of NaCl and K2Cr2O7 is gently warmed with concentrate H2SO4 then which one of the following is not correct, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पहला ऑप्शन deep red vapor involved, chromyl chloride is formed, Cl2 gas is evolved, both A and B, ठीक है। देखो NaCl जो है ना, NaCl जो है NaCl का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो ये बहुत फेमस टेस्ट है बेटा, ये बन जाता है हमारा CrO2Cl2। तो CrO2Cl2 इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। सी हमारा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। कह रहा है नॉट करेक्ट, सी इसमें क्लोरीन गैस नहीं निकलता है, क्रोमाइल क्लोराइड निकलता है जिसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है ना, रेडिश ब्राउन सोल्यूशन होता है। तो रेडिश ब्राउन सोल्यूशन होता है तो इसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं और इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा Cl- का भी टेस्ट है और हमारा ये Cl- का भी टेस्ट है और Cr2O7 डबल माइनस का भी टेस्ट है। यानी दोनों का टेस्ट हम लोग इसी से ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, तो वही हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड है ना, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर कह रहा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ वाज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। ये सिर्फ देखो B के बाद किया जाए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए तो R इज इक्वल टू K, है ना, A के पावर, है ना, स्टोचियोमेट्री से तो कोई मतलब नहीं होता, X और B के पावर Y, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे हम लोग B के पावर Y लेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसमें बोला जा रहा है कि B का जो हाफ लाइफ टाइम है ना B के बारे में, तो T हाफ ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Y की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि Y के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। अब X के बारे में बात करते हैं, कह रहा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है। तो रेट ऑफ हम लोग इसका ऑर्डर बता दें तो हमको कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी बता सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग A का कंसंट्रेशन बदल रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि रेट जो होगा वो 2 टाइम्स, ठीक है। इसका सिंपल सा एक शॉर्टकट है बेटा कि चेंज इन रेट जो होता है, चेंज इन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज इन रेट कितना हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, उसके पावर x। ऑर्डर जो है वो सिर्फ A के बारे में बोल रहे थे, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर 1 - n होता है, मतलब ओवरऑल 1 - 2 इंटू टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल के पावर -1, लीटर के पावर +1, है ना, और सेकेंड इनवर्स, यानी कि यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। कौन सा आंसर हो गया, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में निकालेंगे, फिर इसके बारे में निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ओवरऑल ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 0.01 मोलर Na2SO4
aqueous solution has higher boiling point than 0.01 m KCl solution। तो पहले स्टेटमेंट को अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या बोला जा रहा है कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, TB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB का मतलब I इंटू KB, तो चलो ठीक है हटा देते हैं, कांस्टेंट होगा I इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी हम लोग ना ऑलमोस्ट सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा को इसमें नहीं होता, कंसंट्रेशन हम लोग सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो I इंटू M का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट में हम लोग 0.01 में, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Na2SO4 का I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Na2SO4 में I की वैल्यू हो जाएगी 2 Na और 1 SO4 3, और KCl में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 K और 1 Cl यानी कि 2, यानी ये हो जाएगा इसके लिए Na2SO4 के लिए 0.03, ठीक है, और 0.03, और ये Na2SO4 के लिए हो गया, ठीक है। KCl के लिए कितना हो गया बेटा, KCl के लिए 0.01 इंटू इसका वॉन्टा फैक्टर कितना हो जाएगा 2, 0.02। तो इसका डेल्टा TB ज़्यादा होगा KCl से, ठीक है, तो डेल्टा TB ज़्यादा तो TB भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, 7 ग्राम पर लीटर MgCl2 है ना, सोल्यूशन हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हायर फ्रीजिंग पॉइंट देन 7 ग्राम पर लीटर NaCl सोल्यूशन, ठीक है। अगेन हम लोग वही कॉन्सेप्ट लाए हैं, थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है, दोनों का ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन सेम है, तो हम लोग बस यहाँ पे देखिए डेल्टा TF और TF, यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटा, ठीक है, TF जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF होता है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलैलिटी होगा, ठीक है। तो जिसका I इंटू मोलैलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो 7 ग्राम पर लीटर्स, ठीक है, 7 अपॉन यहाँ पे MgCl2 का मोलर मास अगर हम लोग लिखेंगे तो 95 हो जाएगा, इंटू इसका इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा I इंटू M की वैल्यू किसके लिए, MgCl2 के लिए, और I इंटू M की वैल्यू किसके लिए अगर मान लो हम लोग NaCl के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 58.5 इंटू 2। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 31.6 समथिंग, ठीक है, 31.67, ये हो जाएगा 7 अपॉन 31.67 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 अपॉन ये हो जाएगा 29.25, ठीक है। अब ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तो ये है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, NaCl के लिए I की वैल्यू I इंटू M की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसका TF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl का TF कम है और MgCl2 का TF क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके I इंटू M की वैल्यू कम है तो इसका TF ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, यानी कि बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, थोड़ा सा आराम से सोचेंगे तो सही करके आएंगे, अदरवाइज घबराओगे बेटा तो फिर कंफ्यूजन में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 में क्या बोले जा रहा है कि हाउ मेनी अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से सोल्यूशन दिया हो कंसंट्रेशन, और यहाँ अप्रॉक्सीमेट पीएच दिया है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आता है तो ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने क्लास में बेटा ये लिखवाया भी था 10⁻⁻8 mHCl, डायरेक्ट अगर हम लोग इसका याद रखेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट आता है 6.97 या 98 के आसपास आता है इसका पीएच, ठीक है, 6.98 के आसपास आता है, ठीक है। और तो हमारा पहला वाला तो सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला 10⁻⁻2 m NaCl, तो बेटा अगर NaCl बोल दिया तो इसके बोलने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। NaCl का मतलब होता है pH बराबर 7, तो यहाँ pH 2 दिया है तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या बोले जा रहा है, थर्ड बोला जा रहा है 10⁻⁻2 m CH3COO Na, ठीक है, CH3COO Na, तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके से बेसिक सॉल्ट है, तो यहाँ पर कंसंट इसके pH का फॉर्मूला होता है ना 7 + 1/2,
ठीक है, पी के ए प्लस लॉग सी, ठीक है, पी के ए प्लस लॉग सी, तो पी के ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 7 प्लस हो जाएगा, तो पी एच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, यानी कि ये से थर्ड वाला भी पार्ट सही है। और प्योर वाटर है बेटा 298 केल्विन, ऑलरेडी बोल दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्योर वाटर का जो होगा है ना H प्लस कंसनट्रेशन बराबर OH माइनस कंसनट्रेशन बराबर 10⁻⁻7, तो pH बराबर हो जाता है 7, ठीक है। तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 पार्ट जो हैं वो हमारे सही हो जाएंगे और चौथा सही नहीं होगा, तो ओनली 3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना AB, इसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है, सॉलिबिलिटी दिया हुआ है 1 मिलीग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ AB मतलब जो है AB आपका सॉलिड में होगा, ये आपका A प्लस, ठीक है, B माइनस, ये एक्वस मीडियम में होता है, ठीक है। और इसका जो KSP होगा यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो S² होगा। S मतलब जो होती है मोलैरिटी, हम लोग देख लेते हैं KSP के टर्म में अगर लिखते हैं तो S निकालना होगा, यानी कि मोलैरिटी निकालना होगा, तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, इसको ग्राम में चेंज करिए तो 10⁻³ ग्राम पर लीटर, मॉलिकुलर वेट 100 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻5 मोलर, ठीक है, S की वैल्यू ये हो जाएगी। तो KSP जो हो जाएगा हमारा, तो 10⁻5 इंटू 10⁻5, 10⁻10 मोलैरिटी स्क्वायर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2s = 2p, तो 2s और 2p में हमको खाली 2 को देखना है, s और p को नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा हाइड्रोजन एटम है तो सिर्फ हम लोगों को शेल से मतलब होता है, तो अगर शेल का नंबर सेम है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी सेम होगी, ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तब तो हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल से एनर्जी ऑर्डर देखते, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल में हम लोग n+l रूल्स के हिसाब से जाते हैं, n+l रूल से जो आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल ऑर्डर अरेंज किया वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन एटम का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 3D और 4s, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 3D में n+l की वैल्यू होती है 5 और इसमें n+l की वैल्यू होती है 0, लेकिन बेटा वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, है ना, और l की वैल्यू नहीं देखेंगे, ठीक है, एजीमुथल नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर 4 वाले का ज़्यादा होगा 3 से, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। E जो हमारा फार्मूला होता है En -13.6 Z²/n², है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं उसमें हम लोग, है ना, n बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है माइनस में, ठीक है, माइनस लगा है ना, इसीलिए ये बढ़ाएंगे तो ये हमारा एनर्जी वैल्यू बढ़ती जाती है। वो आपने पढ़ा होगा जो एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है, शेल बढ़ाते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो ए और बी दोनों हमारा सही है ना, सी वाला सही नहीं, सी में सेम होना चाहिए, डी हमारा बोथ ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस रिवर्सिबल टू सी गैस, है ना, ए सॉलिड है ना। देखो बेटा यही पढ़ने में गलती होती है तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, हमको भी पढ़ने में थोड़ा डाउट हो गया, तो इसी तरह सिली मिस्टेक होते हैं, इसी को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ पर 2 - 1, यहाँ सॉलिड का हम लोग नहीं लेंगे, 0 लेंगे, 2 - 1 यानी कि वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो Kp = Kc RT पावर ये हो जाएगा 1, डेल्टा एन जी होता है, तो Kc = Kp × RT के पावर -1, ठीक है। और यही रिलेशन हमको दिया भी है, Kc = Kp RT के पावर x, तो यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यही हमसे पूछा जा रहा, वैल्यू ऑफ x, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है, ए गैस इज प्रेजेंट इन अ रिजिड कंटेनर एट 300 केल्विन
है ना, एंड 1 atm इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 600 केल्विन, है ना, इट डिसोसिएट्स इनटू बी गैस एंड सी गैस। ठीक है, ए गैस जो है डिसोसिएट हो रहा है आपका बी गैस और सी गैस में। ठीक है, 50% डिसोसिएशन है इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे, अगर आपको मर्जी है इसका, चाहे तो a मोल ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 0 0। t इक्वल टू टी टाइम पे a माइनस ए अल्फ़ा, और यहाँ पर a अल्फ़ा होगा और यहाँ पर भी a अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो 300 केल्विन पर है, और ये जो कंडीशन है वो आपका 600 केल्विन पे है। ठीक है, तो जब कंडीशन बदल रहे हैं तो डिसोसिएशन हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पर टोटल मोल्स जो है हमारा a माइनस एन, टोटल क्या हो जाएगा a माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा, तो ये हमारा कैंसिल, a कॉमन 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग PV इज इक्वल टू NRT से अगर हम लोग जाते हैं तो बेटा ये कंटेनर तो एक ही है, तो N कांस्टेंट हो जाएगा, RV कांस्टेंट हो जाएगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT हो जाएगा। तो शुरुआत का जो प्रेशर है यहाँ के P1 जो है वो हो जाएगा 1 atm। बाद का प्रेशर पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 T1 अपॉन N2 T2, ये आप लगा सकते हैं रिलेशन, है ना, बहुत ही प्यार से। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, P1 की वैल्यू 1 atm है, P2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, और N1 की वैल्यू A है, N2 की वैल्यू A कॉमन 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, T1 की वैल्यू 300 है और T2 की वैल्यू कितनी है 600 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है 50%, यानी कि 0.5। ठीक है, परसेंट को हम लोग इस फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 atm हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बारे में, यहाँ से तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा ना कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में हम लोग तो ये फार्मूला लगा ही सकते हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 280 किलोग्राम ऑफ C4H8। ठीक है, और ये हमारा ब्यूटीन है। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 गैस, पहले तो आप इसका कंबशन रिएक्शन लिख लीजिए, C4H8 प्लस O2 गैस अगर लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4CO2 प्लस, है ना, गैस प्लस 4H2O गैस। ठीक है, अच्छा इसमें ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 + 8 12 हो जाएगा, 12 का मतलब 6O2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें, इसका पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 48 + 8, है ना, 56 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 280 किलोग्राम, है ना, तो इंटू 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5000 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो मोल्स हो जाएगा। अब O2 का मोल्स कितना आ जाएगा, O2 का मोल्स हो जाएगा बेटा 5000 इंटू 6। ठीक है, तो वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 32। ठीक है, ये तो ग्राम में आएगा। ठीक है, ये ग्राम में आएगा, डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग 1000 से तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30 इंटू 32 किलोग्राम, यानी कि 960 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके 1 मोल से इसका 6 मोल है, तो इसके 5000 मोल से इसका 5000 इंटू 6 मोल्स जनरेट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, 81 क्या बोला जा रहा है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, असर्शन में बोला जा रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो गलत बात है बेटा, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे कि हाफ लाइफ टाइम T हाफ जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो बेटा अगर K जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली, तो हाँ मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली
तो हम लोग नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ फैक्टर होता है इसमें, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो ये K अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो K अगर चेंज होगा तो T हाफ भी आपका चेंज होगा। तो इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि असर्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रीज़न वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, जब इनकरेक्ट हो गया तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं हुई। अब रीज़न वाला स्टेटमेंट बस देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ता है, रेट भी बढ़ता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट भी बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, हेंस हाफ लाइफ टाइम। अगर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ेगा तो T हाफ की वैल्यू घटेगा ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा ना। तो असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, और रीज़न जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या बोला जा रहा है? 82 में बोला जा रहा है कि फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी बेटा कांस्टेंट नहीं होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कहना गलत है, ठीक है। वर्क डन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, यानी कि बी ऑप्शन, ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि W है ना नॉट इक्वल टू जीरो होगा। W का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2/V1, और एक्सपेंशन है तो V2/V1 होगा, तो W हमारा वर्क डन निगेटिव होगा। हाँ, ये होगा कि डेल्टा U जो होगा वो जीरो हो जाएगा, अच्छा डेल्टा H भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, और Q जो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से -W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी जीरो, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंथैल्पी तो पहला ऑप्शन में भी बोला था, लेकिन एंट्रोपी हमारा चेंज होता है, ठीक है। एंट्रोपी भले हमारा टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से रैंडमनेस चेंज होगा, तो एंट्रोपी हमारा बदलेगा, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज होगा लेकिन इंथैल्पी कांस्टेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है, तो हमको इसको पूरा गलत मानेंगे, ठीक है। इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो U1 बराबर U2 होता है बेटा, और H1 बराबर H2 होता है, इसीलिए डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है और डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है। इसका मेन मीनिंग ये बोला जा रहा था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या बोल जा रहा है कि ग्राफ इज प्लॉटेड विद मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, है ना। ये हमारा ग्राफ है बेटा, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस, है ना, √C। तो ये वाला जो ग्राफ है कर्व ग्राफ, ऑब्वियसली ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें एक ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। अब इस ग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, कि ये HCl और NaCl दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से हम लोग किसको लेंगे। तो एकदम सिंपल सा सोचना है बेटा कि ये हमारा होगा NaCl और ये होगा HCl। अब आप पूछोगे क्यों सर? क्योंकि जब HCl में H+ आ रहा है तो लैम्डा नॉट H+ बहुत ज़्यादा होगा लैम्डा नॉट, क्योंकि Cl तो मान लो चलो फिक्स है, ठीक है, और लैम्डा नॉट Na+। रीज़न ये है बेटा कि इसकी जो आयनिक मोबाइलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, LMC की वैल्यू भी ज़्यादा होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसका ग्राफ ऊपर से जाएगा तो ऊपर जा कर के मिलेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसका लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब लैम्डा नॉट NaCl की वैल्यू कम होगी, लैम्डा नॉट HCl की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि HCl जो है वो इसका लाइटर एलिमेंट है, एकदम लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट से इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेकंड में जो होगा वो NaCl हो जाएगा और थर्ड में जो होगा वो NH4OH हो जाएगा और फर्स्ट में जो होगा वो HCl हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। अब मिला लीजिएगा, मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
84 क्या बोले जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंसुलिन सोल्यूशन एट 298 केल्विन, है ना, is found to be 0.0072 atm at 298 Kelvin. The height of water column, देखो बेटा ये सिंपल फिजिक्स का सवाल हो गया एक तरीके से, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। तो ये पाई इज इक्वल टू CRT होता है, लेकिन CRT से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना। पाई इज इक्वल टू जो होता है ये हमारा दिया हुआ है 0.0072 ATM, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि 1 ATM इज इक्वल टू जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना, मरकरी का। लेकिन अब बेटा इसमें सिर्फ हाइट लिखा गया, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हाइट लिखा गया। mm ऑफ Hg का मतलब इसमें दो चीज छुपा है, एक तो हमारा ग्रेविटी छुपा, G छुपा है, और एक हमारा छुपा है इसकी डेंसिटी, Hg का मतलब डेंसिटी छुपा है, ठीक है। तो बस अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई, इसी प्रेशर को पहले तो आप 0.0072 ATM का मीनिंग निकालिए इसकी हाइट, तो 76 इंटू 0.0072, बेटा अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे रिजल्ट याद है, तो मैं 0.54 समथिंग, है ना, सेंटीमीटर इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं प्रेशर Hg के बेसिस पर, और प्रेशर P1 बराबर P2, सेम प्रेशर को Hg और वाटर के बेसिस पर अगर हम लोग करेंगे तो 0.54 इंटू 13.6, ठीक है, 13.6 इंटू G बराबर H ऑफ वाटर, वाटर का कॉलम इंटू G इंटू वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो G से G तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.44 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बेटा सिंपल ये फिजिक्स का सवाल हो गया, एक केमिस्ट्री का इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड है बस थोड़ा सा आपको, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मासेस, है ना। करंट ऑफ 0.550 एम्पियर deposits 0.55 gram a certain metal in 100 minutes. Calculate the atomic mass of metal if equivalent weight is equal to molecular weight by 3. इसमें एक लास्ट में जो हिंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट को M से और डिवाइडेड बाई 3। ये रिलेशन बेटा तब आता है जब वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर की वैल्यू होती है 3। तो अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ZIT, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Z को हम लोग लिखेंगे EIT अपॉन 96500, ठीक है। तो W की वैल्यू दिया है 0.55 और E की वैल्यू दिया हुआ है, E में हम लोग लिखेंगे मॉलिकुलर वेट, है ना, यानी कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 3 इंटू I की वैल्यू है आपका 0.55 एम्पियर, T की वैल्यू 100 इंटू 60 और यहाँ पे इंटू 96500। तो ये 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया बेटा, ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एटॉमिक मास जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 965 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 48.25 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या, यही आंसर ही आएगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन हैज़ आयन इन इज Fe+2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, Fe+3 है बेटा। तो Fe+3 है का मतलब 3D5 4S0, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये हमारा पेयर करेगा 1 2, ठीक है। तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ से हमारा D2sp3 से भरेगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो अब इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होगा वो सिर्फ इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो बेटा पहला पार्ट हम लोग चेक करते हैं SF4। SF4 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से बनता है ना, जिसको हम लोग 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हमारा इसमें चला गया, तो इसमें लोन पेयर हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें लोन पेयर ही हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा सही। एक ही लोन पेयर का पूछ रहा है। PCl4 का क्या है, PCl4 प्लस, तो PCl4 प्लस। फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा एक भी लोन पेयर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में XCO2F2, XCO2F2, तो इसका अगर हम लोग बनाते हैं तो जेनॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्विटोरियल पोजीशन पे डबल बॉन्ड F जो होगा यहाँ पे होगा, लोन पेयर हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं, ClOF3। तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से दो आपका इसमें चला जाएगा, ऑक्सीजन में 3 उसमें चला जाएगा, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपका 2 बचेगा, है ना, 6। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से ClOF3 एक लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर हमारा इसमें भी प्रेजेंट होगा, यानी कि 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोले जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। तो V2 जो है वो 1.09 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये गलत है बेटा, है ना। पहली बात तो ये जो Vn होता है वो होता है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग इस V2 निकालेंगे, है ना, इंटू Z/N होता है, तो V2 निकालेंगे बेटा, तो V2 जो आएगा वो आएगा 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 है, और 2 की सेकेंड के लिए ये हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.01 है ना, या 1.1 कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया ना, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, R1 की वैल्यू, रेडियस जो होता है 0.529 इन n² / Z आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 0.529 इंटू n², ठीक है, बाई Z आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आता है, तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी ऑप्शन में आते हैं, E3 है ना, तो E3 बराबर -13.6, Z की वैल्यू 1² डिवाइडेड बाई 3² है ना, Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.51, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है ना, एंगुलर मोमेंटम इन 4th ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है बेटा वो होता है NH/2π, तो ये हो जाएगा 4 × H/2π, यानी कि 2H/π। इसमें दिया है H/2π, तो डी भी गलत हो जाएगा, सी सिर्फ सही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, इन अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये बेटा एक तरीके का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। Cl2 से अगर हम लोग Cl- की तरफ जाएं तो इसको बैलेंस करेंगे, पहले एटम बैलेंस करेंगे, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है। फिर इसी Cl2 से हम लोग ClO3 में जाएंगे, ठीक है, तो पहले एटम बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन हो गया 6, तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है उधर ही हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 6H2O ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 12OH- हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5Cl2
प्लस Cl2, डायरेक्ट लिखते हैं हम 6Cl2, और ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कटा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10Cl माइनस, ठीक है। तो 5Cl2 प्लस Cl2, 6Cl2 प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12OH माइनस इज इक्वल टू 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक Cl2 के बदले कितना वाटर आ रहा है, तो 6Cl2 के बदले 6 वाटर आ रहा है, तो एक Cl2 के बदले 1 वाटर आएगा, ठीक है। यानी कि एक Cl2 के पर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से 1 मोल ऑफ H2O का प्रोडक्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू इज मैक्सिमम। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, आर टी डैश अपॉन आर टी जो होता है वो न्यू के बराबर होता है, ठीक है। और ये आपका इसको हम लोग के टी डैश अपॉन के टी, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं, या K2/K1 भी बोल सकते हैं, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम लोग K2/K1 भी बोल सकते हैं। अब बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी से किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब 2 रेट का रेशो या फिर 2 रेट कांस्टेंट का रेशो, ये मीनिंग हुआ। तो इसका आपका एक्टिवेशन एनर्जी से क्या लेना देना है, एक्टिवेशन एनर्जी से बेटा ये लेना देना है कि अगर हम लोग इसका लॉग में जाएंगे, लॉग K2/K1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। तो बेटा अगर इन सबको अगर हम लोग गोली मारें, इसको भी गोली मारें, तो log K2/K1, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, ठीक है, और K2/K1 इज डायरेक्टली, ये हमारा न्यू के डायरेक्टली, यही टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA हो जाएगा, क्योंकि लॉग में ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये K2/K1 बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू भी बढ़ती है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारे में एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स कंप्लीट्स अवर डिस्कशन पार्ट, ठीक है। FT2 मेरे हिसाब से आपको फेयरली ये इजी पेपर लगा होगा। क्वेश्चंस रिएजेंट्स बहुत नोन है जैसा नीट में आता है। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो पार्ट टेस्ट में किया है वो अलग है, असली औकात जो है आपको इसमें पता चलेगा, ठीक है। अगर आप गिरोगे तब भी आपको औकात का पता चलेगा, अगर उठोगे तब भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ना गिरना है, ठीक है, ना आपको कुछ भी दिमाग में रखना है फालतू की चीज़ें, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना। आगे के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।